जय हिंद विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले वीडियो में आधारिक संरचना का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं स्वास्थ्य ये जो दो महत्वपूर्ण आधारिक संरचनाएं हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत उत्तरदायी हैं। तो आज इन दोनों आधारिक संरचनाओं में हम बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? आपको मालूम है कि हम अपने शरीर के संचालन के लिए भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। इसी तरह किसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था के अंगों को चलाने के लिए, उद्योग धंधों को, कृषि क्षेत्रों को, परिवहन इत्यादि में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप घर में ही देखें कि अपने घर में ही कितने सारे विद्युत उपकरण होते हैं। अगर कुछ देर के लिए भी बिजली गुल हो जाती है तो हम बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं। तो ऊर्जा वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है और किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत में ऊर्जा आधारिक संरचना के बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रकारों के संबंध में, काइंड्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जितने स्रोत हमारे आसपास हैं या हमारे देश में हैं, इन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं, परंपरागत स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत या कन्वेंशनल सोर्सेज ऐसे स्रोतों को कहते हैं जिनका उपयोग दीर्घकाल से होता आ रहा है। कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे भी हैं जिनका विगत कुछ वर्षों में विकास हुआ है तथा अभी बहुतायत में इनका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। परंपरागत स्रोतों को भी अपन आगे वर्गीकृत करें तो व्यावसायिक स्रोत यानी कॉमर्शियल सोर्सेज एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज यानी व्यावसायिक स्रोत तथा गैर व्यावसायिक स्रोत। तो व्यावसायिक स्रोत किन्हें कहेंगे? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनकी खरीदी बिक्री होती है, जिन्हें क्रय विक्रय किया जाता है तथा जिनका विभिन्न उद्योगों में, व्यवसायों में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली आदि। गैर व्यावसायिक स्रोतों में आप देखें ऐसे स्रोत जिनका क्रय विक्रय नहीं होता, व्यक्ति अपनी घरेलू या कृषि की आवश्यकताओं में इनका उपयोग करता है, जैसे जलाऊ लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर के कंडे या उपलें। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें हम गैर व्यावसायिक कहते हैं, क्योंकि इनका क्रय विक्रय सामान्यतः नहीं होता है, ना ही किसी उद्योग आदि में इनका उपयोग होता है। आइए अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास विगत कुछ वर्षों में हुआ है और बहुत पहले इनके बारे में कोई नहीं जानता था। जैसे आप देखें कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या बायोमास से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा। आजकल शहरों से निकलने वाले कचरे का भी ऊर्जा के रूप में प्रयोग होने लगा है, इससे विद्युत उत्पादन होने लगा है। तो ये जो ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, इनका पहले बहुत कम प्रयोग होता था या लोग इनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। ये गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं। भारत में कुल ऊर्जा उपभोग का जो 74% है यह व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये जो व्यावसायिक तथा बिजली, ये जो व्यावसायिक ऊर्जा हैं, इससे हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 74% खपत करते हैं। शेष जो 26% है ये गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं। लकड़ी, कंडे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का जो उपयोग है वो लगातार घटते जा रहा है तथा व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ते जा रहा है।
हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गाँव में भी निर्धन परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन दिए हैं, जिससे गाँवों में भी लकड़ी कंडे आदि का प्रयोग अब पहले की तुलना में कम होने लगा है। अब व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग की स्थिति देखें कि व्यावसायिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका कितना प्रतिशत है। हमारे यहाँ व्यावसायिक ऊर्जा में सबसे अधिक जो प्रयोग है वह कोयले का होता है 54%, विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए तथा विद्युत उत्पादन में कोयले का प्रयोग होता है, ये सबसे अधिक है 54%। दूसरे नंबर पर है खनिज तेल। हमारे यहाँ परिवहन में खनिज तेल का महत्वपूर्ण भाग है, लगभग 32% इसका प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग 10% है तथा जल ऊर्जा का प्रयोग 2% है तथा अन्य व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का जो भाग है वह है 2%। अन्य ऊर्जा स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है वह व्यावसायिक ऊर्जा में है विद्युत। आपको मालूम है कि हम अपने घरों में जितने भी उपकरणों का प्रयोग करते हैं उनमें विद्युत से ही सारे उपकरण संचालित होते हैं। घर में टीवी है, पंखा, रेडियो, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इन सब में हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों आदि में भी विद्युत का प्रयोग किया जाता है, मशीनें विद्युत से चलाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो विद्युत ऊर्जा है आधुनिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है और किसी देश के आर्थिक विकास को विद्युत की खपत से भी रेखांकित किया जाता है। हमारे यहाँ विद्युत की जो मांग है वह लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी मांग की जो दर है, मांग में वृद्धि की जो दर है हमारे सकल घरेलू उत्पाद से भी ऊंची है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर से ऊंची है विद्युत की मांग की दर। ये हमारी NCERT की जो बुक है इसमें भी बताया गया है कि 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि प्रतिवर्ष लगभग 12% होनी चाहिए। यानी अगर हम अपने सकल घरेलू उत्पाद में 8% प्रतिवर्ष की वृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए विद्युत की जो आपूर्ति है उसमें 12% वृद्धि होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पादन की स्थिति है आप देखें इस चित्र में, भारत में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत में भाग बताया गया है। हमारे यहाँ जितने भी विद्युत का उत्पादन होता है उसमें 67% भाग ऊष्मीय ऊर्जा का है, अर्थात ताप बिजली परियोजनाओं से ये हमें प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से कोयले को जला करके और विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन में 13.6% स्थान जल विद्युत का है। चूँकि वर्ष भर जलाशयों में पानी की उपलब्धता नहीं रहती है, वर्षा काल में जब वर्षा होती है तब जल विद्युत अधिक मात्रा में बनती है, लेकिन अपनी अधिकांश ज़रूरतों के लिए हमें ताप विद्युत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है वह है नवीकरणीय ऊर्जा। आपको मालूम है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात जिसका नवीनीकरण संभव है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यहाँ पर आप ये भारत में जो इनका उत्पादन है 17.3% है। विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का भाग 17.3% है, दूसरे स्थान पर है ये, और तीसरे स्थान पर जल विद्युत है। तथा परमाणु ऊर्जा का भाग केवल 2.10% है, अर्थात जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा का भाग हमारे देश में अभी सबसे कम है। जबकि धारणीय विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि इसके उत्पादन में लागत अधिक आती है, लेकिन दीर्घ काल में भी यह लागत कम होती चली जाती है। परमाणु ऊर्जा जो है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है और दीर्घ काल में ये सस्ती साबित हो सकती है।
यहाँ पर आप एक बात देखें कि भारत में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा में खपत केवल 2.4% का ही अंश है, जबकि विश्व का जो औसत है वह 13% है। विश्व के अनेक देशों में 13% कुल ऊर्जा खपत का परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होता है। लेकिन भारत में अभी स्थिति बहुत पीछे है। धीरे धीरे सरकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं। एक और जो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कठिनाई है हमारे देश में, वह है हमारे यहाँ जो परमाणु बिजली घर या जल विद्युत या ताप बिजली घर हैं, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं, अपनी क्षमता का पूर्ण उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपनी उत्पादन क्षमता का भी बहुत कम हिस्सा ही प्राप्त कर पाते हैं। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष मात्र 20,000 मेगावाट नई क्षमता प्राप्त कर पाते हैं। यानी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष ऊर्जा का जो उत्पादन है वह केवल 20,000 मेगावाट ही हम बढ़ा पा रहे हैं। उत्पादित क्षमता का भी अल्प प्रयोग होता है। जो बिजली घर है, ताप बिजली घर है, उनको कच्चा माल तथा कोयले की आपूर्ति इत्यादि ठीक से नहीं हो पाती है। और जो ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वह वितरण में भी काफ़ी हिस्सा उसका खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है। साथ ही ऊर्जा की जो चोरी है, हमारे देश में ऊर्जा की चोरी तथा अपव्यय यह एक आम बात है। हम विद्युत की ऊर्जा की चोरी या विद्युत की चोरी को रोक करके भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। अगर हम बचत करते हैं तो हम एक तरह से उसके उत्पादन में सहयोग करते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र में जो सरकारी क्षेत्र की भागीदारी है वही सबसे अधिक है। यानी हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट हैं अधिकांश सरकारी क्षेत्र में लगाए गए हैं। निजी क्षेत्र का योगदान इसमें अभी बहुत कम है। और विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश भी जो है वह बहुत कम मात्रा में है। हालांकि देश में कुछ स्थानों पर प्राइवेट सेक्टर को भी विद्युत उत्पादन के लिए दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ निजी क्षेत्र की कार्य करने वाली जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड तथा राजधानी पावर लिमिटेड, यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, ये ऐसी कंपनियां हैं जो दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विद्युत का उत्पादन और आपूर्ति कर रही हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कि विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हम कई बार विद्युत उपकरणों को चालू करके और ऐसे ही छोड़ देते हैं, भले ही उनका प्रयोग कोई नहीं कर रहा होता है। टीवी चालू होती है, हम देख नहीं रहे होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं जबकि उस कमरे में कोई नहीं होता है। तो वर्तमान समय में अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत की बचत करना भी आवश्यक है। विद्युत की खपत को हम अपने घर में कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए तो ये है कि हम अपव्यय रोकें। और दूसरा और जो महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं वह है कि घरों में जो विद्युत उपकरण हैं, मतलब कम विद्युत की खपत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना। जैसे जो परंपरागत बल्ब हैं, परंपरागत बल्बों को हमने CFL बल्बों से स्थानांतरित किया था, लेकिन अब CFL बल्बों के स्थान पर भी LED बल्बों का प्रचलन बढ़ रहा है। तो CFL बल्ब जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप थे, ये सामान्य बल्बों की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत करते थे, लेकिन अब CFL के स्थान पर LED बल्ब आ गए हैं जो विद्युत की खपत को और भी कम कर देते हैं। एक जो विद्युत बल्ब निर्माता हैं उन्होंने बताया कि 10 लाख 100 वाट बल्ब की 20 वाट की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करने से बिजली उत्पादन में 80 मेगावाट की बचत हो सकती है। यानी अगर हम 100 वाट बल्ब के स्थान पर अगर 20 वाट के CFL बल्ब का प्रयोग करते हैं तो हम 80 मेगावाट बिजली की बचत कर सकते हैं और बचत की यह राशि 400 करोड़ रुपए होती है। अब इन CFL बल्बों के स्थान पर LED बल्ब आ गए हैं जो ऊर्जा की खपत को और भी कम कर देते हैं। यानी CFL बल्बों से भी ये आधी ऊर्जा का ही प्रयोग इनमें होता है। सरकार ने भी
इन बल्बों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी पर बल्बों की आपूर्ति पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और कुछ प्राइवेट संस्थानों को भी उन्होंने दिया था, जिसमें 65 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से 9 वाट का बल्ब लोगों को उपलब्ध कराया गया। अब तो एलईडी बल्बों की मार्केट में भी कीमतें काफ़ी कम हो गई है, तो हम अपने घरों में सीएफएल के स्थान पर तथा परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का प्रयोग करके ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और अपने वार्षिक विद्युत खर्च को न्यूनतम कर सकते हैं। विद्यार्थियों, विद्युत की खपत किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे परिलक्षित करती है, इस तालिका से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तालिका में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, इसमें प्रति व्यक्ति विद्युत की ऊर्जा की खपत बताई गई है। पीपीपी के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2017 के ये आंकड़े हैं, यहाँ डॉलर में दिखाया गया है। भारत में है ये $6,427 तथा 2014 की जो ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत है किलोवाट में, यहाँ दिखाई गई है भारत में 637। आगे देखें, इंडोनेशिया में ये 884 है, मिस्र में 815 है। ये किलो, यहाँ किलोग्राम लिखा है, ये किलोवाट है एक्चुअली, ये मिसप्रिंट है पुस्तक में। इंग्लैंड में ये 2777 किलोवाट तथा जापान में 3471 किलोवाट और अमेरिका में 6957 किलोवाट। यानी यहाँ पर आप देखें कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वह अधिक है। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता तथा खपत किसी देश के आर्थिक विकास का आईना होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जाना कि किसी क्षेत्र के, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का कितना महत्व है तथा हमारे देश में वर्तमान में ऊर्जा के उत्पादन तथा उपभोग की क्या स्थिति है। आज का यह वीडियो कक्षा 11वीं के आधारिक संरचना अध्याय से है। आगे हम आधारिक संरचना में अपने आगामी वीडियो में बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में, यानी किसी देश में उसके आर्थिक विकास में वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का क्या महत्व है। हम अपने आगामी वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों से शेयर करें, लाइक करें, ताकि और अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।